आज के लेक्चर का विषय है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो इससे पहले के वीडियो में जो कि फर्स्ट लेक्चर था, उस पर हमने समझा था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्रभाव गिरने वाले फैक्टर्स का उन्होंने अध्ययन किया और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए जो कि हर धातु जिससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है और हर वो प्रकाश जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है उन पर लागू होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर पहला नियम दिया गया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब उन्होंने प्रयोगों में ये देखा था कि अगर हमने मेटल ली है, उसकी सरफेस ली है, उसको हम कांस्टेंट रखें, उस पर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को भी कांस्टेंट रखें और केवल उसकी तीव्रता इंटेंसिटी को चेंज करें, तो प्रकाश वैद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ जाता है। करंट का मान बढ़ना ये दर्शाता है कि कैथोड से एनोड पर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन अधिक पहुंच रहे हैं। इस कारण ये निष्कर्ष निकाला गया कि रेट ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स is proportional to intensity of incident light। तो ये पहला नियम प्रयोग के आधार पर दिया गया। अब इसके बाद उन्होंने चेंज ये किया कि उन्होंने ये देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या निरोधी विभव, जिसे हम कैपिटल वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान इंटेंसिटी के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है, जबकि हमने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और मेटल की सरफेस वही रखी है जो पहले थी। तो उन्होंने ये देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो इससे रिजल्ट ये निकला कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, उसका मान 0 से एक अधिकतम मान तक होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं एनोड पर, करंट की वैल्यू घटती जाती है। इससे हमें पता चला कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती है, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों को एनोड पर पहुंचने से रोक देगा तो करंट का मान 0 हो जाएगा। अब यही काम अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इंसिडेंट लाइट की, तो हम ये देखते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पर ग्राफ उसी पॉइंट पर जाके खत्म होता है, यानी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है
उसका मान इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था कि जब वोल्टेज नेगेटिव होती है तो हर एक इंटेंसिटी के लिए ग्राफ सेम होता है। इससे प्रूव हुआ कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब इसके बाद अब तो हमने देख लिया प्रभाव इसका इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और उनकी काइनेटिक एनर्जी पर। अब हम ये देखेंगे कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो अब के साइंटिस्टों ने क्या किया कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन किया। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ता है, जिससे पता चला कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, साथ ही साथ जो शून्य से लेकर और मैक्सिमम तक की काइनेटिक एनर्जी है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होंगी। इसलिए हमने ग्राफ में देखा था पिछले वीडियो में कि जो नेगेटिव पोटेंशियल के लिए ग्राफ आते हैं वो एक समान नहीं आते हैं, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ता जाता है। तो इससे पता चला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमने एक ग्राफ और प्लॉट किया था जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में स्ट्रेट लाइन आती है। उससे भी पता चलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। और इसके बाद उस ग्राफ से हम देखते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन आ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच, कि वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बाद से स्टार्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी का मान एक विशेष मान से कम होता है। और इस विशेष मान को हम बोलते हैं दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या न्यू नॉट। तो हर एक धातु के लिए, हर एक सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में देखा था हमने, ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग सरफेसेस के लिए, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है वो आते तो स्ट्रेट लाइन है, सबके स्लोप एक समान होते हैं, लेकिन उनकी स्टार्टिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी से होती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होना ये बताता है कि अलग अलग सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। और स्लोप एक जैसे क्यों होंगे उसका एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी थी। तो उससे पता चलेगा कि कैसे वो स्ट्रेट लाइन आती हैं और सबके स्लोप एक समान होते हैं। तो इस प्रकार
हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी का मान एक विशेष मान से अधिक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा जब तक कि फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। और अगर फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बराबर या जरा सा ही उससे ज़्यादा है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, चाहे इंटेंसिटी कम भी क्यों ना हो। No photoelectrons can emit until the frequency of incident light is less than a certain value nu naught। ये ग्रीक लेटर है न्यू और इसके सफिक्स में जीरो लगाएंगे, ये बोला जाएगा न्यू नॉट called threshold frequency। However, be the strong intensity of incident light and this nu naught threshold frequency is characteristic of surface। तो इस प्रकार से ये चार नियम आए और एक नियम और आया जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पांचवा नियम कहते हैं। तो उसमें क्या देखा उन्होंने वैज्ञानिकों ने कि जैसे ही हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी का यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है उसको सरफेस पर गिरते हैं तो तुरंत ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगता है। यानी उनके बीच में जैसे हमने इंसिडेंट लाइट गिरी उसमें और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में कोई टाइम गैप नहीं होता। ये उन्होंने अलग अलग एनवायरनमेंट में करके देखा और ये पाया कि टाइम गैप नहीं है। तो एक पांचवा नियम दिया गया कि किसी पृष्ठ पर आपतित प्रकाश व इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पश्चता नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि हमने प्रकाश घेरा उसके 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलेंगे। ये काम इतनी तेजी से होता है कि उनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं महसूस होता है। बशर्ते कि आने वाला प्रकाश की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक। तो इसको भी पुराने जो साइंटिस्ट थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस वक्त जो थ्योरी प्रचलित थी और इसकी भी व्याख्या फिर आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत के द्वारा करी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि टाइम गैप नहीं था। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इंसिडेंट लाइट। फोटोन की जगह हमें करना चाहिए लाइट एंड एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंसिडेंट फोटोन की जगह इंसिडेंट लाइट। तो इस प्रकार से ये 5 नियम दिए गए। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, फोटोन की जगह लाइट। तो इस प्रकार से 5 नियम दिए गए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे इनकी व्याख्या आइंस्टीन ने करी थी। उसके लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।